हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान में फ्राई चैनल। सो आज डेट है 30 सितंबर 2023। ये हमारा द हिंदू का दहली एडिशन। सो ये हमारा पहला आर्टिकल, कावेरी डिस्प्यूट CWMA अपहोल्ड पैनल डिसीजन। यहाँ पे CWMA क्या है? कावेरी वाटर डिस्प्यूट मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो पैनल का डिसीजन था, अभी पैनल कौन सा था? कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। ये पैनल था, उसकी रिकमेंडेशन को CWMA ने अपहोल्ड किया और कर्नाटक से कहा कि अराउंड 3000 क्यूसेक पानी जो है ना, वो तमिलनाडु को दिया जाए 15 अक्टूबर तक। और इसी के अगेंस्ट जो कर्नाटक गवर्नमेंट है, वो रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी सुप्रीम कोर्ट में। सो बेसिकली यही था मुद्दा कि जो कावेरी का जो पानी कर्नाटक को तमिलनाडु को शेयर करना था, उसने ऐसा नहीं किया। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये बोला कि 3000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड तमिलनाडु को 15 अक्टूबर तक दे दिया जाए। सो ये आर्टिकल आपके GS2 में जो इंटर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है, उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और ये जो CWMA है ना, ये स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है अंडर द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है एक्सटेंडेड एक्सक्लूजन, एडिटोरियल सेक्शन का है। तो रिसेंटली मणिपुर की गवर्नमेंट जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट ने AFSPA आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, स्पेशल पावर्स एक्ट लगाया है 6 महीने के लिए, अक्टूबर से, जो कि स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम आ रही है कि जहां पर अभी मणिपुर वायलेंस केस हुआ था दिल्ली में, जहां पर मैती वर्सेस कुकी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लेकिन उस एरिया में यानी कि इम्फाल वैली में ये AFSPA एक्ट ना लगाने की क्या साजिश या फिर क्या सिचुएशन हो सकती है कि मणिपुर गवर्नमेंट ने यहाँ पर AFSPA नहीं लगाया। तो इसी के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने बोला कि AFSPA जो कि होता है, लीगल प्रोटेक्शन देता है फोर्सेस को इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में। फोर्सेस को अच्छे से काम करने के लिए जो लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है, वो AFSPA दिया जाता है, ना कि किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, जो बेसिकली अराइज हो इंटरनल कन्फ्लिक्ट के थ्रू। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन अराइज होती है, उसके लिए AFSPA लागू नहीं होगा। तो ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का कहना है। और लेकिन लोगों का, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ इम्फाल वैनिया की जो कि मैत्री डोमिनेटेड कम्युनिटी है, उस पर AFSPA ना लगाया जाना गवर्नमेंट का एक पार्टीशन कंडक्ट शो करता है, मींस फेवरेबल कंडक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टुवर्ड्स अ मित्ती कम्युनिटी, जो कि मेजोरिटी में है, मित्ती कम्युनिटी। और ये यहीं पर बोला है कि मित्ती मेजोरिटी को डिसप्लीज, मतलब उनको नाराज ना करने के उद्देश्य से गवर्नमेंट ने इम्फाल वैली में ये नहीं लगवाया, क्योंकि कुकी है माइनॉरिटी में और मेती है मेजोरिटी में, इस वजह से। वही कंक्लूजन में ऑथर ने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए और ये प्रॉब्लम और ज्यादा ना बढ़े और सिचुएशन और खराब ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट को सीरियस इनिशिएटिव लेना चाहिए, जिससे ये दोनों पार्टीज मेती एंड कुकी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। सो ये आर्टिकल आपके GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी से भी, इंसर्जेंसी वगैरह के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, GS2 में जो हमारी गवर्नमेंट रिलेटेड कन्फ्लिक्ट होता है, इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट या फिर कोई रहता है, GS2 के तहत आता है, गवर्नेंस के तहत। आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है, रिसेंटली फिलीपींस ने एक जगह है साउथ चाइना सी में, उसका नाम है स्कारबोरो शोल इन साउथ चाइना सी में। वहां पे फिलीपींस की गवर्नमेंट ने चाइना के द्वारा एक चाइना के द्वारा स्कारगो आइसलैंड में एक रोप, यानी कि वेसल की सेफ्टी और एक बॉर्डर लाइन बनाने के लिए एक रॉक रखी थी, मतलब लगाई थी,
जो कि वहां पे कोस्टल वेसल शिप को एक इंडिकेशन देगी कि इतना एरिया चाइना का है, इस तरीके से आप मान लो। तो वहां पे फिलीपींस की गवर्नमेंट ने इस रॉक को काट दिया। ये एरिया किसना वो कौन सा एरिया है, ये स्कार्बोरो शोल है, जो कि ट्रायंगुलर रीफ है इन सर्कलिंग रिसोर्स रिच लैगून के चारों तरफ। और चाइना का कहना है, और चाइना ने इसको सीज कर लिया था फ्रॉम फिलीपींस इन 2012 में। सो चाइना साउथ चाइना सी में स्कार्बो आइसलैंड है, वहां पर साउथ चाइना सी में चाइना और फिलीपींस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दूसरी बात, इसकी अगेंस्ट में 9 डेज लाइन चाइना सी में चाइना का असर्टिव बिहेवियर है ना, उसके अगेंस्ट मलेशिया ने और इंडोनेशिया ने भी अपने अपने मुद्दे रखे। इसमें ऑथर ये बोल रहा है कि मनीला जो कि फिलीपींस की कैपिटल है, उसका भी रिसेंटली एक्शन स्मॉलर कंट्रीज जो कि चाइना के अगेंस्ट मैरिटाइम क्लेम्स वो कर रही हूँ उनमें से एक है। ये जो छोटी छोटी कंट्रीज है लाइक मलेशिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस भी चाइना के अगेंस्ट अपनी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए आगे आई है। उसकी अगेंस्ट फिलीपींस ने चाइना से निपटारा लेने के लिए यूएस की शरण में पहुंचा, जहां पे यूएस को एक्सेस दे दी गई है अंडर द डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट के तहत, जो कि पहले 9 फिलीपींस बेस में, जो कि पहले सिर्फ 5 फिलीपीन बेस में यूएस की एक्सेस थी डिफेंस फिलीपीन बेस में, अब 9 कर दी गई है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं यूएस के द्वारा साथ में, कि अगर इन केस कोई साउथ चाइना सी में फिलीपींस के अगेंस्ट चाइना कुछ असर्टिव बिहेवियर शो करता है, मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाता है, तो फिलीपींस यूएस का सपोर्ट ले सकता है। जिसमें यूएस क्या क्या फिलीपींस को दे, पब्लिक बेसिस दे रहा है, एयरक्राफ्ट, आर्म फोर्सेस, कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग भी दे रहा है। पर ऑथर लास्ट में ये बोल रहा है कि साउथ चाइना सी जो कि इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है, उसमें यूएस वर्सेस चाइना की सिचुएशन अराइज नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टीज यानी कि चाइना और फिलीपींस को साथ में मिलकर बैठक करनी चाहिए और कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए। तो ये आर्टिकल GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से IR में के लिए इम्पोर्टेंट है, और साउथ चाइना सी में कैसे चाइना अपनी अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है उसके हिसाब से भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, और फॉर्डर पॉइंट में इंटरनेशनल रिलेशन में इम्पोर्टेंट है ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। तो इस आर्टिकल में रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की मीटिंग हुई अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन के साथ, जिसमें उन दोनों ने इंडिया न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया और कनाडा के डिटेरेटेड रिलेशनशिप, जो कि बेसिकली निजार मर्डर केस से रिलेटेड है। आपको मैंने पहले ही बताया था एक आर्टिकल में कि कैसे कैसे इंडिया और चाइना सॉरी इंडिया और कनाडा की रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक दूसरी कंट्री से हटाना, और निज्जर की किलिंग में इंडिया का साथ देना, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पास किए जा रहे हैं कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें ये बोला गया है कि यूएस ने बोला है कि इंडिया और कनाडा को एक दूसरे के साथ इन्वेस्टिगेशन में साथ देना चाहिए, कोई ऐसे कमेंट पास नहीं करना चाहिए जिससे फ्यूचर में इन दोनों के रिलेशनशिप खराब हो सके। बस यही है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं, बस यूएस का इंटरवेंशन है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा इशू। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल। सो ये आर्टिकल है, रिसेंटली MS स्वामीनाथन की डेथ हो गई है, जो कि हमारे फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कहे जाते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली उनके इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। उनकी कंट्रीब्यूशन बेसिकली 4 फील्ड में देखे जा सकते हैं, लाइक मैंग्रोव इकोसिस्टम में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, जेनेटिक कंजर्वेशन में एंड कीस्टोन डायलॉग में। उन्होंने साथ में ये बुलाया कि मैंग्रोव फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन ना हो, उनके डिग्रेडेशन ना हो, तो उन्होंने भी बहुत सारे अर्जेंट स्टेप लेने के लिए कहा गवर्नमेंट को। वो इस बात से भी जो डिबेट चलती है ना डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन की, वो इस बात पर भी सहमति है कि दोनों में हार्मनी मेंटेन होनी चाहिए, अदरवाइज दोनों का डिसबैलेंस हमारी
अर्थ इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने साथ में ये बोला है कि अगर हम लिवलीहुड और फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें अपने नेशनल इन्वायरमेंट यानी कि नेशनल इकोसिस्टम को भी अच्छे से टेक केयर करनी पड़ेगी, तब तो ये सब मुमकिन है, वरना कुछ फायदा नहीं। दूसरी बात, इन्होंने एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव एजुकेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है एवरी चाइल्ड अ साइंटिस्ट। मीन्स बचपन से ही बच्चों के दिमाग में बायोलॉजिकल हेरिटेज इन कंजर्वेशन मेथड के लिए एक अवेयरनेस जगाना इनके इस प्रोग्राम का उद्देश्य था, एवरी चाइल्ड अ साइंटिस्ट। और बाद में जब ये आयुष्मान के प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए थे 1984 में, तब उन्होंने ये बोला था कि आयुष्मान को यूरोसेंट्रिक होने की जगह पर अर्थ सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जिससे कि पूरा वर्ल्ड, नॉर्थ एंड साउथ एरिया एक साथ अर्थ सेंट्रिक इनिशिएटिव लॉन्च कर सके और क्लाइमेट चेंज से लड़ सके। और साथ में इन्होंने बोला कि हमें वाइड स्प्रेड रिफॉरेस्टेशन की लॉन्च भी करना चाहिए इनिशिएटिव, जैसे कि अभी बॉन कन्वेंशन चल रहा है, रिफॉरेस्टेशन जैसे सहेल रीजन में ग्रीन वॉल बनाई जा रही है, तो इनमें भी इन्होंने बोला कि रिफॉरेस्टेशन कंजर्वेशन ये सब जरूरी है, जेनेटिक कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड मैंग्रोव कंजर्वेशन की स्टोन डायलॉग। तो इनका कंट्रीब्यूशन यूपीएससी पूछ सकती है, यूपीएससी ना सही तो स्टेट पीसीएस जरूर इनका कंट्रीब्यूशन पूछ सकती है, GS1 में, GS3 में, एग्रीकल्चर में। अच्छा आर्टिकल है, एक केस स्टडी में इंपोर्टेंट पर्सनालिटी के रूप में भी आप इनकी लिख सकते हैं। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये हमारा लास्ट आर्टिकल है रिसेंटली, ये रुईशांग चैंग, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, इनको अभी शास्त्री रामानुजी प्राइज मिलेगा। ये है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से इन्होंने पढ़ाई की थी। एनुअल इवेंट में इनको $10,000 प्राइज मिलेगी, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स के लिए। बस ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे ना, साइंस की फील्ड में रामानुजन प्राइज, शास्त्र रामानुजन प्राइज इनको मिलेगा, रेशांग झान को। सो थैंक यू। अगर आपको ये हमारा शॉर्ट एंड क्लिप्स एनालिसिस अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल मुस्कान कुरारिया। डेली बेसिस पर मॉर्निंग में हम ये इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं और डेली बेसिस पर आती हैं ये वीडियोस। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और स्टे ट्यून। बाय बाय।